नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का जो अपना वीडियो रहेगा, आज का जो अपना प्रकरण रहेगा वो रहेगी क्रिया। सबसे पहले हम क्रिया की बात करें तो किसी भी कार्य का होना या किसी भी कार्य का किया जाना क्रिया कहलाता है। परिभाषा की बात करें तो आप लिख सकते हो किसी भी कार्य का होना या पाया जाना, या फिर हम कह सकते हैं करना। किसी भी कार्य का होना, पाया जाना या फिर करना, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। यानी कोई भी काम हो रहा है या हम कर रहे हैं तो वो क्या है? क्रिया है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। हवा चल रही है। पानी बह रहा है। कविता सो रही है। तो जैसा कि हमने परिभाषा के अंदर पढ़ा है कि किसी भी कार्य का होना या किसी भी कार्य का पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो उक्त उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। मोहन पढ़ रहा है, मोहन क्रिया क्या कर रहा है? मोहन पढ़ रहा है, ये उसकी क्या है? क्रिया है। हवा चल रही है, यानी हवा का चलना क्या है? क्रिया है। पानी बह रहा है, यानी पानी का बहना क्या है? क्रिया है। और कविता सो रही है, तो कविता का सोना क्या है? क्रिया है। तो कुछ क्रियाएं होने का बोध होता है। तो यहाँ पर देख लो आप, हवा और पानी दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जो हो रही है, स्वतः हो रही है, ठीक है। और ये हमने आगे क्या लिखा है कि करना, किसी भी कार्य का करना। तो यहाँ पर मोहन पढ़ रहा है तो ये कार्य कर रहा है, कविता सो रही है तो यह कार्य कर रही है, सोने का काम कर रही है। तो कोई भी कार्य हो रहा है या किसी भी कार्य को किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, ठीक है। आगे और लिख लो आप, विशेष लगा करके या कोई भी चिन्ह लगा करके लिखो आप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है, धातु कहलाता है, कारक कहलाता है, किस प्रकार ऑप्शन आ जाते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और इसके आगे क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के साथ ना कृदंत प्रत्यय लगने से क्रिया बन जाती है। क्या लगने से? ना कृदंत प्रत्यय लगने से क्या बनती है? क्रिया बनती है। यानी क्रिया का मूल रूप जो है वो क्या है? धातु है। और धातु के साथ यदि ना कृदंत प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, ना प्रत्यय को जोड़ा जा रहा है, तो वह धातु का रूप क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। कैसे? जैसे हमने लिखा बे पढ़ क्या है? धातु है। ना जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया पढ़ना। क्या हो गया? पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ क्या है? धातु है। ना क्या है? कृदंत प्रत्यय है। ऐसे ही क्या हो जाएगा? लिख प्लस में क्या है? ना, तो क्या बन गया? लिखना बन गया। ये क्रिया का सामान्य रूप बन गया, लिखना, ठीक है। और यहाँ पर लिख क्या है? धातु है। और ना क्या है? प्रत्यय है। तो इस प्रकार क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु के साथ ना प्रत्यय जुड़ जाने से क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो आगे हम बात करेंगे क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, किस आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया के जो भेद है
उन भेदों को कर्म के आधार पर देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है। दो भेद कौन कौन से है? एक तो है सहकर्मक। कौन सा? सहकर्मक क्रिया। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब यदि हम नाम की पहचान कर ले, दोनों जो इन क्रियाओं के नाम है उनको समझ ले, तो इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण समझने एकदम आसान हो जाते हैं। पहला है अपने पास सहकर्मक। कर्मक मतलब कर्म। कर्मक का मतलब क्या है? यहाँ पर कर्मक का मतलब है कर्म। कर्मक का मतलब है कर्म। और सह का अर्थ क्या है? यहाँ पर सह का अर्थ है सहित। सह का अर्थ क्या है? सहित। यानी ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में कर्म सहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? सहकर्मक कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह इस कर्मक का अर्थ भी क्या है? इस कर्मक का अर्थ कर्म है। और अ का अर्थ क्या है? अ का अर्थ है रहित। अ का अर्थ क्या है? रहित, या हम बिना कह सकते हैं। ठीक है। यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना है, कर्म रहित है, वो क्या है? अकर्मक है। तो नाम के अनुरूप आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप नाम को समझ लोगे, शब्द को समझ लोगे, यानी सहकर्मक यानी कर्म सहित, अकर्मक यानी कर्म रहित। ठीक है। जो कर्म सहित है वो सहकर्मक है और जो कर्म रहित है वो क्या है? अकर्मक है। ठीक है। आगे हम विस्तार से बात करेंगे इनकी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया, यदि आप इसकी परिभाषा, वैसे तो आपके परिभाषा समझ में आ गई है और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ हो, उसे हम सहकर्मक क्रिया कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता हो तो वह सहकर्मक क्रिया कहलाती है। अब प्रभाव फल यदि ये समझ में न आए तो हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब हमें क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ हो तो वो क्या है? सहकर्मक है। ठीक है। जैसे सोहन गीता पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? सोहन गीता पढ़ रहा है। सोहन गीता पढ़ रहा है। सोहन गीता पढ़ रहा है। अब यहां पर देखो, सोहन पढ़ रहा है यानी क्रिया कर रहा है। सोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। सोहन क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। ठीक है। पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। अब क्या पढ़ रहा है सोहन? सोहन पढ़ रहा है गीता। क्या पढ़ रहा है? गीता पढ़ रहा है। तो हमें उत्तर मिल रहा है, यानी इसके अंदर कर्म दिया हुआ है। क्या पढ़ रहा है? गीता पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कर्म है, कर्म दिया हुआ है, तो क्रिया क्या हो गई? सहकर्मक हो गई। इसी तरह मोहिनी चाय पी रही है। मोहिनी चाय पी रही है। मोहिनी क्या कर रही है? मोहिनी चाय पी रही। मोहिनी पी रही है, कुछ ना कुछ तो पी रही है। मोहिनी पी रही है तो वो क्रिया कर रही है। अब क्या पी रही है? इसका जवाब हमारे सामने है, इसका उत्तर हमारे सामने है कि वो चाय पी रही है। तो चाय यहां पर क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है। तो इसी तरह सोहन कविता लिख रहा है। सोहन क्या कर रहा है? सोहन कविता लिख रहा है। तो यहाँ पर सोहन लिख रहा है क्या है? क्रिया है। सोहन क्या लिख रहा है? कविता लिख रहा है। कविता क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी क्रिया का कर्म क्या हो गया? यहाँ पर कविता हो गया। तो इन वाक्यों के अंदर क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त है, कर्म दिया हुआ है, तो ये क्रिया कौन सी हो गई? सहकर्मक हो गई। ठीक है। अब सहकर्मक क्रिया की बात करें तो सहकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। ठीक है। सहकर्मक क्रिया के उपभेदों की बात करेंगे हम, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सहकर्मक जो क्रिया है इसके दो उपभेद है। कौन कौन से है? एक तो सहकर्मक क्रिया होती है एक सहकर्मक क्रिया। एक सहकर्मक या कर्मक कह दो चाहे, एक कर्मक कह दो चाहे एक सहकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है द्वि सहकर्मक क्रिया। द्वि सहकर्मक क्रिया, एक सहकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी है? द्वि सहकर्मक क्रिया। एक सहकर्मक क्रिया और द्वि सहकर्मक क्रिया।
नाम के अनुरूप एकदम सरल है, यानी जहां वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त हो तो एक सहकर्मक या एक कर्मक है, और जहां दो कर्म हो तो वो द्विकर्मक है। ठीक है, अब एक सहकर्मक और द्वि सहकर्मक परिभाषा लिखने की रटने की जरूरत नहीं है। जहां एक कर्म है तो एक सहकर्मक, दो है तो द्वि सहकर्मक। उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे कि जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, या मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है। तो इसके अंदर क्या है, एक ही कर्म है। मोहन खाना खा रहा है, मोहन खा रहा है, मोहन क्या खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। तो एक कर्म है। दूसरा, मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है, मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है, मोहिनी पढ़ रही है क्रिया है, और क्या पढ़ रही है, मोहिनी पुस्तक पढ़ रही है। कर्म क्या है, एक ही है। दूसरा, द्वि सहकर्मक। कैसे, जैसे कविता ने सोहन को पुस्तक दी, कविता ने सोहन को पुस्तक दी। तो यहां पर क्रिया है देना, क्रिया क्या है, देना। क्या दी, पुस्तक, क्या दी, पुस्तक दी। ठीक है, किसको दी, सोहन को दी, किसको दी, सोहन को दी। दो कर्म है। ठीक है, यानी एक तो क्या दी, पुस्तक दी, ये भी कर्म है, किसको दी, सोहन को दी, ये भी क्या है, कर्म है। ठीक है, अब दो कर्म कौन कौन से होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो आप। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। दूध पिलाना क्या है, क्रिया है, पिलाना क्या है, क्रिया है। क्या पिलाया, दूध पिलाया, क्या पिलाया, दूध पिलाया, किसको पिलाया, बच्चे को पिलाया। ठीक है, तो कितने कर्म है, दो कर्म है। तो जहां दो कर्म प्रयुक्त हो द्वि सहकर्मक, जहां एक कर्म प्रयुक्त हो एक सहकर्मक क्रिया। अब कर्म क्या है और दो प्रकार के कर्म जो है उनकी पहचान कैसे होती है, किस प्रकार के होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करें भी कर्म क्या है। कर्म हम किसे कहेंगे, कर्म का मतलब है, वैसे कर्म जो है ये एक कारक है, कर्म एक कारक का नाम है। ठीक है, अब कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक क्या है, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्म मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य कर्म, कौन सा, मुख्य कर्म। ठीक है, मुख्य कर्म। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है गौण कर्म। कौन सा होता है, गौण कर्म होता है। ठीक है, अब मुख्य कर्म की बात करें तो मुख्य कर्म हमेशा ही क्रिया के नजदीक होता है। मुख्य कर्म की बात करें तो मुख्य कर्म हमेशा ही वाक्य में क्रिया के नजदीक आता है। ठीक है, और मुख्य कर्म जो होता है ये निर्जीव होता है। मुख्य कर्म क्रिया के नजदीक होता है, मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है, और मुख्य कर्म के साथ कोई भी कर्म कारक का चिन्ह नहीं लगता। उसके बाद हम बात करें गौण कर्म। गौण कर्म क्या होता है, यह क्रिया से दूर होता है और यह सजीव होता है और इसके साथ कारक चिन्ह भी लगता है। जैसे उदाहरण से हम सिद्ध करेंगे भी, दोनों जो मुख्य और गौण कर्म है उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। कैसे, कविता ने मोहन से मिठाई ली, कविता ने मोहन से क्या ली, मिठाई ली, मोहन से मिठाई ली। ठीक है, या कविता ने मोहन को, ऐसे लिखेंगे हम, कविता ने मोहन को मिठाई दी, कविता ने मोहन को मिठाई दी, इसको ऐसे लिखते हैं, कविता ने मोहन को मिठाई दी, कविता ने मोहन को मिठाई दी। इसको देखो आप, यानी यहाँ पर क्या दी, मिठाई दी, क्या दी, मिठाई दी, किसको दी, मोहन को दी। अब दोनों कर्म देखो आप, मुख्य कर्म क्या है, मुख्य कर्म है मिठाई। क्यों, क्योंकि ये क्रिया के नजदीक है और ये क्या है, यह निर्जीव है। ठीक है, और इसके साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। दूसरा मोहन, ये कौन सा है, ये गौण कर्म है। क्यों है ये गौण कर्म, क्योंकि ये क्रिया से दूर है और ये सजीव है और इसके साथ ये को विभक्ति चिन्ह भी आया है, को कारक का विभक्ति चिन्ह भी आया है। ठीक है, तो इस प्रकार मुख्य और गौण कर्म होते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। कौन सी क्रिया की? अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया जो है ये कौन सी होती है, ठीक है, या इसकी पहचान क्या है? तो 2 नंबर जो अपनी क्रिया है अकर्मक क्रिया, कौन सी है? अकर्मक क्रिया। इस शब्द का अर्थ मैंने अभी बताया था आपको। अ का मतलब रहित, अ का मतलब क्या बताया था? रहित या बिना कह सकते हैं हम, ठीक है। और कर्मक का मतलब क्या बताया था? कर्म, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या न हो? कर्म प्रयुक्त न हो, वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कैसे? जैसे जैसे सोहन सोहन गा रहा है, सोहन गा रहा है, यानी गा रहा है, ये क्या है? पूरी की पूरी क्रिया है। अब क्या गा रहा है इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये कौन है? ये है कर्ता, यानी सोहन गा रहा है, तो सोहन क्या है? कर्ता है, गा रहा है क्या है? क्रिया है, कर्म इसमें है नहीं। इसी तरह पक्षी पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यानी उड़ना, उड़ना क्या है? उड़ना क्रिया है, उड़ रहे हैं, यानी उड़ना क्या है? क्रिया है। और कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन क्या, किसको? इसका कोई भी जवाब नहीं है, मतलब इसके अंदर कर्म प्रयुक्त नहीं है। इसी तरह